हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। एक एक टॉपिक, डायग्राम सब कुछ हमने समझा है और एमसीक्यूज भी कर लिए। अब आता है इसका लास्ट टॉपिक, रीजंस एंड असर्शंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी लोग अभी एग्जाम देंगे, टेस्ट देंगे, उनमें उनको इकोनॉमिक्स में रीजंस एंड असर्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में। 3, 4, 5, 6 मार्क्स के डेफिनेटली आएंगे, 1 मार्क्स के। तो इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। हम कुछ रीजंस, असर्शंस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने भी वाले हैं, बट पहले ये क्या होता है ना, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मैंने एक असर्शन दिया, असर्शन मतलब स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैंने एक असर्शन दिया, इसका क्या मतलब होता है बेटा, स्टेटमेंट। मैंने एक स्टेटमेंट दिया, क्या, आज मैं स्कूल नहीं गई थी। आज मैं स्कूल नहीं गई थी। नीचे मैंने लिखा रीजन, रात से मुझे बुखार था। रात से मुझे बुखार था। दो, एक स्टेटमेंट और एक रीजन। स्टेटमेंट क्या दिया, मैं स्कूल नहीं गई थी आज, रात से मुझे बुखार था। अब यहां पे आपको 4 चीजें दी जाएंगी, ए, बी, सी और डी। फर्स्ट लिखा होगा, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बोथ, दोनों सही हैं और जो आर है, रीजन है, वो ए का जो स्टेटमेंट है उसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो अभी आप देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी होगी, बोथ, दोनों स्टेटमेंट और ये सही है, और आर जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो सही बात है, मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मैं बीमार थी। तो ये जो रीजन मैंने दिया है स्कूल ना जाने का, वो सही है। तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, फर्स्ट। बोथ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है रीजन इस स्टेटमेंट का, ये सही है। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट मैं पढ़ती हूं, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये फर्स्ट होता है। फिर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट वाले में क्या होगा, आर इज एक्सप्लेनेशन। सेकेंड में होगा आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो रीजन है वो सही नहीं है। कैसे, अगर मैं लिख दूं, मैं स्कूल नहीं गई थी, मैंने कल समोसे खाए थे। मैं आज स्कूल नहीं गई, कल मैंने समोसे खाए थे। तो ये रीजन जो है वो सही है क्या, नहीं ना, ये रीजन इसका सही नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट तो सही है बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और एक रीजन, तो जो स्टेटमेंट दिया होगा वो इस रीजन का, जो रीजन है वो सही है। मैं स्कूल नहीं गई थी, रात से मुझे बुखार था। हाँ, तो हो सकता है बुखार आने के कारण मैं स्कूल नहीं गई थी, यानी कि यहां रीजन सही हो रहा है। मैं स्कूल नहीं गई थी, कल मैंने समोसे खाए थे। स्टेटमेंट तो सही है बट ये जो रीजन है स्कूल न जाने का वो सही नहीं है। यहां आपको ऐसे 2 लाइनें देंगे, एक स्टेटमेंट को असर्शन बोलते हैं और एक रीजन। आपको ये बताना है वो दोनों सही हैं या गलत हैं, पहले अलग अलग सेंटेंस, फिर जो रीजन है वो ऊपर वाले स्टेटमेंट का कारण हो सकता है या नहीं, ये बताना है। थर्ड पर आता है, ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, या फिर
A is false but R is true। ये आपके चार होते हैं। फर्स्ट, दोनों सही हैं और रीजन जो है वो सही है। दोनों सही हैं पर रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक रीजन दिया जाएगा और उस पे फिर चार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको बताना है। यदि आपने पढ़ा और आपको पहले ही लग जाता है कि यार ये फर्स्ट सेंटेंस ही गलत है, तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक कर सकते हो। यदि आपने जैसे ही पढ़ा और आपको लगता है पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तो आप ये कर सकते हो। और जब आपको लगता है कि दोनों ही सही है, तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जब आपको लगता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, तो फिर आप ऊपर वालों में से चुनेंगे। और एक सही और एक गलत है तो नीचे वालों में से। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी समझा रही हूं। बस शर्त इतनी सी है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आता हो। यदि आपको ये सब समझना हो, एमसीक्यूज आपके सही हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके सही हो, असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चन सही हो, तो आपको पूरे चैप्टर का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको चैप्टर का नॉलेज हो तो 101% आपके ये क्वेश्चन सही होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला रीजन एंड असर्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलें तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजन एंड असर्शंस के कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। असर्शन दिया है, टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो टूल्स होते हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई। मतलब पहला स्टेटमेंट या असर्शन सही है। रीजंस, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करता है, हर एक व्यक्ति के बिहेवियर की स्टडी करता है, ये बात भी सही है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल डिमांड और सप्लाई है, ये रीजंस में कहाँ ऐसा समझा रहा है? ये तो दोनों एक स्टेटमेंट हो गए। एक तरफ वो बात कर रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं, एक तरफ वो बात कर रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। तो ये रीजन सही नहीं है। रीजन टूल्स की बात कर रहा है और बिहेवियर की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ दोनों स्टेटमेंट सही हैं, रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास वही चार ऑप्शन आएंगे जो मैंने आपको अभी समझाए थे। फर्स्ट, दोनों सही हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों सही हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड, फर्स्ट सही, सेकंड गलत। फोर्थ, फर्स्ट गलत, सेकंड सही। इस तरह से आपको सब में चार ही ऑप्शन मिलेंगे यही। अब आप बताएं कि दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है, वो कहीं से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। जो स्टेटमेंट दिया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो टूल्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, इसका रीजन नहीं बताया जा रहा है कि वो इंडिविजुअल यूनिट स्टडी करता है, वो भी एक बात ही कर रहा है। दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिर्फ फीचर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड, फिर वही लिखा होगा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजंस, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ये आपको बार बार लिखा होगा। असर्शन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ कॉन्केव शेप्ड कर्व। पता है हमें पीपीएफ का कॉन्केव शेप भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि एमआरटी इंक्रीज होता है ना। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है कि पीपीएफ का कॉन्केव शेप होता है। ओके, मतलब पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। रीजन, पीपीएफ shows all the maximum possible combination of two goods which can be produced with the available resources and technology। अब यहाँ पे भी तो पीपीएफ की डेफिनेशन दे दी। पहले कहा कि पीपीएफ कॉन्केव शेप होता है, सेकेंड में कहा कि पीपीएफ जो है वो टू गुड्स की कॉम्बिनेशंस का बताता है।
तो यहाँ तो दोनों ही सही हैं, बट ये कहाँ बता रहा है कि एमआरटी इंक्रीज होने के कारण पीपीएफ का कॉन्केव शेप होता है। रीजन जो स्टेटमेंट दिया है कि पीपीएफ कॉन्केव शेप होता है, उसका रीजन नीचे नहीं है। नीचे सेकेंड लाइन में इन्होंने पीपीएफ की क्या दे दी, डेफिनेशन। मतलब दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। तो यहां पर भी हम सेकंड का कौन सा सिलेक्ट करेंगे बेटा, बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आया आप लोगों को समझ में। अब हम करते हैं नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason. Choose one of the correct alternatives given below. Assertion दिया है human wants differ in priorities, है ना, सही है। मनुष्यों की जो आवश्यकताएं वो अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती है, और हर व्यक्ति की जो प्रायोरिटीज होती है कि वो पहले कौन सी वांट्स को फुलफिल करे, वो भी अलग अलग होती है। फॉर एवरी इंडिविजुअल some wants are more important and urgent as compared to others. क्यों? क्योंकि किसी के लिए कोई आवश्यकता ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए बाहर खाना खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो किसी के लिए मेडिकल घूमना जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए मेडिकल से दवाई लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हर व्यक्ति की इंडिविजुअल जो वांट्स है वो अलग अलग होती है, क्योंकि कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर दोनों बातें जो रीजन दिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है कि ह्यूमंस की जो वांट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि सम वांट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, कुछ वांट्स दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन सही दिया जा रहा है। जो स्टेटमेंट है उसका रीजन ये हो सकता है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट। Both assertion and reason are true and our reason is the correct explanation of assertion A. तो यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या होगा बेटा, A। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ। असर्शन दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। हाँ जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम होता है प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। Second, reason. Macroeconomics aim to determine income and employment level of the economy. Income and employment theory क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये रीजन सही है, दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं, और जो रीजन दिया जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का क्या करता है, डिटरमाइन करता है, स्टडी करता है। तो यहां पे फोर्थ का आंसर होगा ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। एक और करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। हर बार यही लिखा होगा, एक असर्शन यानी कि एक स्टेटमेंट दिया होगा और एक रीजन। फिर से देखते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अवॉइड इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट को अवॉइड करता है, क्योंकि जजमेंट का जो देता है वो कौन देता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट वाला तो सही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अवॉइड इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट, स्टेटमेंट तो सही है। पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन बी वेरीफाइड as true or false by comparing with actual data। ये स्टेटमेंट भी सही है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक्चुअल डाटा के साथ वेरीफाई करता है, बट जजमेंट अवॉइड करता है क्योंकि वो सजेशन नहीं देता है, ऐसा रीजन होता है। तो ये दोनों बातें तो सही हैं, बट जो रीजन दिया जाता है वो इस स्टेटमेंट का नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे फिफ्थ का जो आंसर होगा वो होगा बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए।
ठीक है, तो ये हमने कुछ क्या किए, असर्शन एंड रीजंस वाले क्वेश्चन। अब हम करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें भी वही सब होगा, तो हम अब कुछ 2-4 वो देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, स्कैर्सिटी इज यूनिवर्सल, इज वेरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमी फेसेस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्कैर्सिटी यूनिवर्सल है, हर जगह है, हर जगह रिसोर्सेस की कमी है ना, हर इकोनॉमी फेस करती है रिसोर्सेस की कमी को, तो स्टेटमेंट सही है फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेस वर नॉट स्कैर्स। सेकंड में इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती यदि स्कैर्स जो रिसोर्सेस हैं वो स्कैर्स नहीं होते। सही है, अगर रिसोर्सेस बहुत सारे होते तो कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही नहीं। सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, रिसोर्सेस कम है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या दिए वो भी पढ़ते हैं। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, सेकंड ट्रू फर्स्ट फॉल्स। ये रीजन असर्शन नहीं है, ये कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, दोनों सही, दोनों गलत, पहला सही, दूसरा गलत, दूसरा सही, पहला गलत। तो यहाँ पे फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, है ना। देखा आप लोगों ने, सिर्फ यदि आपको चैप्टर का नॉलेज होता है तो आपके एमसीक्यूज भी होते हैं, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, रीजन असर्शंस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपको चैप्टर का हर एक टॉपिक क्लियर हो। सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो सही होते हैं। सेकंड, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एम टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, हमारा एम होता है कि वो सही डिस्क्रिप्शन हम इकोनॉमिक का दें। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट आर ट्रूथ, हमेशा सही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो डाटास पे दिए जाते हैं, और डाटास जब रिकॉर्ड किए जाते हैं तो गलत भी हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है, पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट आर ट्रूथ, हमेशा ट्रूथ होंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और सेकंड वाला, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम एक रियल डिस्क्रिप्शन, हमारा एम होता है कि हम इकोनॉमिक की सही स्थिति दिखाएं, एम तो यही है, इसीलिए तो हम एक्चुअल डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, बट फर्स्ट वाला रॉन्ग है। तो यहाँ पे सेकंड का जो आंसर होगा वो डी, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, MRP, मेजर द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। बिल्कुल सही है, मार्जिनल रेट ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही MRT, ये डिसाइड करता है कि PPF का स्लोप कैसा होगा, क्योंकि MRT इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है और इक्वल भी होता है, कांस्टेंट। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, इन केस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। बिल्कुल नहीं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा डिक्रीज होती है नहीं, तीनों हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है,
दोनों सही, दोनों गलत, पहला सही, दूसरा गलत, दूसरा सही, पहला गलत। तो यहाँ पे हम ऑप्शन कौन सा चुनेंगे? सी। फर्स्ट वाला तो सही है, एमआरटी तो स्ट्रोक को डिसाइड करता है, पर एमआरटी एमओसी जो है वो हमेशा डिक्रीज होता है, नहीं, इंक्रीज भी होता है। इसलिए जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट, पीपीएफ विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट में, है ना। राइट में भी होता था और लेफ्ट में भी। राइट में कब होता है? जब रिसोर्सेस इंक्रीज होते हैं, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, अपग्रेड होती है, और डिक्रीज रिसोर्सेस होंगे तो पीपीएफ लेफ्ट में। ये सारा पूरा चैप्टर मैंने आपको एक एक चीज समझाई है। जो भी नए व्यूवर्स हो और यदि वो ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इनके जो मैंने समझाए हैं डायग्राम से पूरा वो वीडियोस देखें आप, आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हमारा लेफ्ट में हो रहा है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन रिसोर्सेस, बिल्कुल सही है। विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, यदि दोनों गुड्स के रिसोर्सेस में कमी आ जाती है तो पीपीएफ लेफ्ट में शिफ्ट होता है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है एन इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एज इट इज अनअटेनेबल विद द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये भी बिल्कुल सही है। सेम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर जितने रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस पर हम पीपीएफ के बाहर जो अनअटेनेबल पॉइंट होता है उसको अचीव नहीं कर सकते। पीपीएफ के बाहर जो पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है? अनअटेनेबल, जो हम अचीव नहीं कर सकते हैं सेम रिसोर्सेस पर, उसके लिए हमें रिसोर्सेस बढ़ाने पड़ते हैं। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो फोर्थ का कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट ए, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज बिकॉज इट इज assumed that all resources are equally efficient in production of all goods. नहीं, resources are equally efficient, सारे resources same efficient प्रोडक्शन दे पॉसिबल नहीं है, सबका प्रोडक्शन देने का कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो यहाँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो गया। सेकंड, देयर एग्जिट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप between change in quantity of one commodity and change in quantity of other commodity, ये भी गलत हो गया। एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होता है ना। सेम रिसोर्सेस, एक लैंड मैंने आपको सिखाया था, हम वहां पे वीट और राइस दोनों बना रहे थे। यदि हम वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो राइस का प्रोडक्शन क्या होता? कम, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ही नहीं, दोनों बढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पे तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। एक और करते हैं, लास्ट स्टेटमेंट फर्स्ट। अच्छा, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? बी, है ना, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। नेक्स्ट करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एम टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस, हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन करने में हमने फैक्टर्स को कितना पेमेंट किया है, हम यहाँ पे प्राइस डिसाइड करते हैं, इंडिविजुअल प्राइस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, बिल्कुल नहीं। एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम थ्योरी किसको कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स को, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो सेकंड वाला गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड गलत। तो यहां पे आंसर होगा सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो देखा आप लोगों ने कितना सिंपल है रीजन, असर्शन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ज्यादा टफ नहीं है।
हम लोग चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं या चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ते और हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स देना चालू कर देते हैं, तो फिर वो हमसे बनते ही नहीं है। फिर 11th के बच्चों को प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक्स में ज़्यादा, बिजनेस में, केस स्टडीज में दिक्कत आती है। लेकिन यदि हम चैप्टर के एक एक टॉपिक को अच्छे से रीड करें तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। और हम यही चाहते हैं कि आपको हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक मिले, इसलिए आप लोगों को देखना है, पढ़ना है और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर्स करना है, तो हर बच्चे की ये रीजन, असर्शन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हर चैप्टर इस तरह से हमें मिलेगा तो हमें बहुत सपोर्ट होगा, तो डेफिनेटली आपको हर एक चैप्टर मिलेगा। आप चैनल के साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट करें। यदि आपका इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि ये छूट गया है या ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उस टॉपिक पर भी हम वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट अब हम करेंगे बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर, और बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर के बाद बिजनेस के फर्स्ट चैप्टर में हम केस स्टडीज भी करेंगे। पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम अकाउंट्स में जाएंगे जर्नल एंट्री पे। ठीक है, ओके, बाय।